क्वेश्चन सारे शामिल किए गए। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। ये काफ़ी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी और हमने इसे काफ़ी इंजॉय किया। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। यह अब देखिए जैसे नॉर्मली अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। तो इसमें किस तरीके से आप इधर लेंगे, सोचिए जरा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नॉर्मली हम लोग इट इज, इट वॉज, इसके साथ अगर किसी नाउन इत्यादि को बता रहे हैं, जैसे यहां पे है, ये काफी बेहतर तरीके से डायरेक्ट की गई फिल्म थी और हमने इसका काफी आनंद लिया। तो यहां पर नॉर्मली जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द न लगा करके आर्टिकल ए या एन को वरीयता देते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फोकस कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन वहीं पर जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फोकस ना करके नॉर्मली किसी चीज के बारे में बताते हैं, आज का दिन बहुत गर्म है, इट इज अ हॉट डे, आज का दिन बहुत ठंडा है, इट इज अ कोल्ड डे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी तरीके से ये है कि ये फिल्म काफी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी, तो यहां पर आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं है। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, यह काफ़ी वेल डायरेक्टेड फिल्म थी और हमने इसका आनंद लिया। तो ए पार्ट में इधर लेंगे, जहाँ पे द लिखा हुआ है वहाँ पे हम अ का प्रयोग करेंगे कि ये फिल्म एक वेल डायरेक्टेड फिल्म थी। यहाँ पर नॉर्मली एक फिल्म की चर्चा हो रही है, इस सेंस में हम लोग आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। अपने भाई से गिफ्ट को रिसीव करना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। यहां पे अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट वाज सरप्राइजिंग, एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और नॉर्मली एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इट वाज अ सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग आपका एडजेक्टिव है। आगे कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नो नाउन, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए की यूज जरूरत नहीं है। नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इत्यादि एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लगाया जाएगा तो गलत माना जाएगा। तो ये आर्टिकल ए गलत है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है। तो अगर हम आर्टिकल लिख भी रहे हैं तो आर्टिकल के साथ या तो नाउन होगा, या अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद नाउन लिखा होगा। या ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल हो, फिर एडवर्ब हो, फिर एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो। तो कहने का तात्पर्य इस तरीके की कंडीशंस होती हैं कि जब हम आर्टिकल को यूज करते हैं तो किसी न किसी नाउन के साथ यूज करते हैं, या तो डायरेक्ट नाउन रहेगा या उसके पहले एडजेक्टिव रहेगा या एडजेक्टिव रह के उसके साथ एडवर्ब रहेगा, और इस तरीके से चीज़ें यूज होंगी। यहाँ पर ये केवल एडजेक्टिव है और उसके साथ आर्टिकल लिखना उचित नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन इसको हटा देंगे। बी पार्ट में एरर मारेंगे, जहाँ ए है वो नहीं रहेगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम, और फिर उस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। पहले मैं जरा आपको एक टाइम के बारे में बता दूं। टाइम जो वर्ड है नाउन है और ये अपने सेंस में अनकाउंटेबल भी है और ये अपने सेंस में काउंटेबल भी है। जब हम इसको अनकाउंटेबल की तरह यूज करेंगे तो उस सेंस में अगर हम टाइम्स लिखते हैं तो गलत होगा, अगर हम अ टाइम लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। अनकाउंटेबल के सेंस में, अनकाउंटेबल के सेंस में हम टाइम्स या अ टाइम लिखेंगे तो गलत रहेगा। वहीं पर काउंटेबल नाउन की तरह अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा टाइम्स भी सही है और हमारा टाइम के पहले अ लगाना भी सही होगा। हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ एस भी लगा सकते हैं। अब बात आई कि अनकाउंटेबल किस सेंस में है। नॉर्मली, नॉर्मली टाइम अर्थात समय के अर्थ में,
अब अगर काउंटेबल की बात करें कि हम काउंटेबल का यूज कब करेंगे, कब इसको काउंटेबल मानेंगे, तो नंबर 1, व्हेन वी जब हम कोई भी नाउन लेते हैं जो खासकर व्हेन वी यूज्ड एन एडजेक्टिव टू स्पेसिफाई द टाइम। जैसे एग्जाम्पल है हैव अ गुड टाइम, या हैव गुड टाइम्स। ये सब सही है, ठीक है। एक कि आप अ टाइम लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में जब आप उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा करके उसको पार्टिकुलराइज करें, कोई विशेष अनुभव वाली चीजों को बताएं। नॉर्मली समय के अर्थ में हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नंबर 1 पॉइंट। इसके अलावा कुछ फ्रेज हैं जो हमको याद रखने हैं। क्या फ्रेज है? कुछ फ्रेज मैं लिख दे रहा हूं, जैसे आपने कहा फॉर अ टाइम, थोड़े समय के लिए। आपने कहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी सही है। फॉर ए टाइम है, फॉर ए लॉन्ग टाइम है, या हम लोग ये सब यूज होते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, कुछ समय पहले। या एट वन टाइम। तो ये सारे काउंटेबल सेंस हैं जिसमें हम टाइम के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल सेंस में हम टाइम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इतना बेसिक आपको जानना है। टाइम का क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो जितना पॉइंट मैंने बताया उससे आप कर सकते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन में अपने आते हैं, कह रहा देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। आप खुद देखिए लिटिल यूज किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि लिटिल लिखा हुआ है तो लिटिल अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो यहां पर लिटिल लिखा हुआ है और लिटिल, ये जो लिटिल है इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो इट मीन्स टाइम जो लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल सेंस में है। और अगर ये अनकाउंटेबल सेंस में है तो फिर ये आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डी पार्ट मिरर मानेंगे, जो ए लिखा हुआ है उसको हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ पाए आप? यहां पर देखिए मैंने यहां दो बातें आपको बताई। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम। इस क्वेश्चन को कैसे करें इसके लिए पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि देखिए टाइम को समझना है। सबसे पहले जो वर्ड टाइम है वो नाउन है एक तरीके का और अगर नाउन है तो ये दो तरीके से हमारे सामने आता है, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने चीजें थोड़ी पढ़ी होंगी। तो ये अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। अनकाउंटेबल अगर होगा तो ग्रामर के पॉइंट से क्या चीजें जाननी है। अनकाउंटेबल अगर है तो टाइम के साथ यस लगाएंगे, टाइम्स लिखेंगे तो गलत होगा, इसके पहले आर्टिकल ए एन लिखेंगे तो गलत होगा। किस सेंस में? नॉर्मली टाइम का जो मतलब हमको पता है कि टाइम माने समय होता है, उस सेंस में ये अनकाउंटेबल माना जाता है। ठीक हो गई बात। अब आगे आते हैं काउंटेबल किस सेंस में होता है। तो काउंटेबल अगर होगा ये तो आप टाइम्स लिखेंगे तो भी सही होगा और टाइम लिखेंगे तो भी सही होगा। तो किस सेंस में हम इसको काउंटेबल मानते हैं? तो दो चीजें मैंने यहां बताई हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप टाइम के पहले कुछ एडजेक्टिव यूज करके एक पार्टिकुलर एक विशेष समय वाले टाइम की बात करते हैं, जैसे अच्छा समय, बुरा समय, तो उस सेंस में जैसे हैव अ गुड टाइम, हैव गुड टाइम्स ऐसा लिखेंगे, दोनों सही है। हैव अ गुड टाइम भी सही है और हैव गुड टाइम्स यस लगा देंगे, ये भी सही है। उसके बाद कुछ फ्रेज हैं जो आपको याद कर लेने हैं, जैसे फॉर ए टाइम एक समय के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम थोड़े समय के लिए, अ लॉन्ग टाइम एगो कुछ समय पहले, एट वन टाइम प्राचीन काल में किसी समय की बात है।
तो इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, इसको हमने जाना। फिर हम आए अपने क्वेश्चन पर, हमने देखा वेरी लिटिल लिखा हुआ है, ये शब्द अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। इससे हमें पता चला कि जो टाइम है वो अनकाउंटेबल सेंस में है, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होने पर इसके पहले ए नहीं लिख सकते, यानी ये ए गलत है, इसको हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2018 से लेकर 2023 तक जो पूछे गए। शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, गलत लिखा हुआ है, ये फ्रेज पर आधारित क्वेश्चन है। गो फॉर के साथ जब आप वर्ब लिख रहे हैं तो गो फॉर के साथ आर्टिकल ए या एन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस रूप में काम करती है, नाउन की तरह। ये नाउन वाला ही स्वरूप होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम, गो फॉर ए वॉक, वॉक के लिए जाना, गो फॉर ए स्विम, स्विम के लिए जाना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यानी टू गो फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, या टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई विशेष प्रकार की पर्टिकुलर एक्टिविटी करना, ये हमारा गो फॉर कहलाता है। तो गो फॉर ए वॉक, गो फॉर स्विम, गो फॉर ए ड्राइव भी कर सकते हैं, गो फॉर ए रन, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर गो फॉर वॉकिंग, डी पार्ट में इरर है, यहाँ हो जाएगा फॉर वॉक, ऐसा लिखेंगे तो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेज पे आधारित क्वेश्चन था, तो आपको देखना है कि आर्टिकल पार्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ही वेंट टू द बेड विथ ए स्लाइट फीवर, क्या इरर है इसमें, देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, ठीक है। चर्च हो गया पूजा का स्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ाई का स्थान। कुछ गलत काम करेंगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बेड में लेटना पड़ेगा, और गलत हुआ तो प्रिजन, जेल में डाले जाएंगे। तो ये वर्ड्स हैं। अब ये जो जगह के प्लेस के नाम दिए गए हैं, इन प्लेस का यूज जब इंग्लिश में होता है तो दो अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं। वो दो अलग अलग तरीके क्या हैं उसको समझते हैं। पहला, ये जो वर्ड्स हैं जब आप इनको इंग्लिश में यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे चर्च है, तो नॉर्मली चर्च को बनाने का पर्पज क्या है, प्रार्थना के लिए जाना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई गई हैं, पढ़ाई के लिए। हॉस्पिटल इलाज के लिए है, बेड सोने के लिए है, प्रिजन कैदियों को रखने के लिए है। ठीक है, तो अगर इन वर्ड का यूज किसी सेंटेंस में उस सेंस में किया जा रहा है जो इनका नॉर्मल सेंस है, जिस सेंस में इनको यूज किया जाता है। अगर मैं गलत काम मैंने किया है और मैं जेल में गया तो ये प्रिजन का सही सेंस है। मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं चर्च में प्रार्थना करने गया, खाना खाने के बाद मैं बेड पर गया। तो ये नॉर्मली ये वर्ड्स जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पज में अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू यूज आर्टिकल द इफ वी यूज दीज वर्ड्स इन देयर नॉर्मल सेंस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट
कि अगर ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज इंग्लिश के सेंटेंस में उनके नॉर्मल सेंस में ना होकर के एक बिल्डिंग के रूप में, एक लोकेशन के रूप में या एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जो रूल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा कि नहीं लगेगा। नॉर्मल या प्राइमरी, इनका जो मुख्य सेंस है या मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य में अगर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनके पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं साइकिल से चला जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, इस कंडीशन में हॉस्पिटल के पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर सैटरडे इवनिंग को चर्च में जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, चर्च के पहले द नहीं लगाते हैं। मैंने हिंदी भाषा अपने स्कूल में सीखी, तो भाई स्कूल तो पढ़ाई के लिए होता है और मैंने अगर हिंदी वहां पे सीखी है तो सही लिखा हुआ है, तो यहां पर हम स्कूल के पहले द नहीं लगाएंगे। जो इनका नॉर्मल सेंस है वही मैंने लिखा ना, इन देयर, ये यहां पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं अलग पेन से, इन देयर प्राइमरी नॉर्मल सेंस या पर्पज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो द नहीं लगेगा इनके साथ। और द कब यूज होगा, ये जो द वर्ड है ये हम यूज करेंगे कब, ये यूज होगा इज यूज्ड, द इज यूज्ड कब, व्हेन दीज वर्ड्स रिफर, जब ये वर्ड रिफर करते हैं, दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, रिफर अ बिल्डिंग, एनी प्लेस, लोकेशन या ऑब्जेक्ट। अगर आप इनको एक लोकेशन के रूप में देख रहे हैं, कहां मिलोगे, किसी ने फोन किया कहां मिलोगे, स्कूल के पास में मिलूंगा, इस हॉस्पिटल के पास में मिलूंगा, वह मुझे मैंने उसको पहली बार हॉस्पिटल में देखा, तो अब मैंने पहली बार हॉस्पिटल में देखा, यहां हॉस्पिटल इलाज के सेंस में नहीं यूज हो रहा है, यहां हॉस्पिटल आपके मीटिंग पॉइंट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग, द स्कूल इज वेरी ओल्ड, स्कूल बहुत पुराना है, तो यहां स्कूल का पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, आप यहां स्कूल को एज ए बिल्डिंग के रूप में देख रहे हैं, उसकी एज के रूप में देख रहे हैं। बेड टूटा हुआ है तो यहां बेड एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, न कि सोने की जगह के रूप में, द बेड इज ब्रोकन लिखेंगे आप। तो इस पॉइंट को समझना है कि ये वर्ड्स अगर अपने नॉर्मल सेंस में, जिस सेंस में हम इनको जानते हैं, पहचानते हैं, ये यूज होते हैं, उस सेंस में लिख रहे हैं तो इनके पहले द नहीं लगाते हैं। और अगर आप इनको एक बिल्डिंग के रूप में, एक मीटिंग पॉइंट, एक लोकेशन या ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं तो इनके पहले द लगाएंगे। तो सेंटेंस में पढ़िए जरा, He went to the bed with a slight fever, उसको थोड़ा बुखार था और वो जाके बेड पे क्या हो गया, भाई बुखार है, आप ही को बुखार है तो बेड पे लेटेंगे ना, तो यहाँ बेड एज ए लेटने के लिए यूज हो रहा है, माने नॉर्मल सेंस में यूज हो रहा है। और नॉर्मल सेंस में जब यूज होगा तो मैंने भी समझाया है आपको कि आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, यानी ये पार्ट में एरर है, इसमें ये द का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो द हटा लेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले पार्ट में।
एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल्स में क्या क्वेश्चन आया था 2021 में। हम लोग 2018 से 2023 में जो आर्टिकल के, इसमें मैंने रणनीति बदली है भाई, आप ध्यान दीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन 4 चैप्टर में मैंने 2018 से 2022 के क्वेश्चन कराए नहीं थे, आपको करने के लिए दिए थे सीट के माध्यम से, और बाकी उससे पहले के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज मैंने डिस्कस किए थे। आर्टिकल में मैंने चेंज किया है, मैंने 2018 से 2023 तक जितने क्वेश्चन आर्टिकल के पूछे गए हैं उसको सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप से आर्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार आपके ये क्वेश्चन हो भी जाएंगे, और दूसरा आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीजें हमें समझनी है। विजय saw the play in a auditorium near her house। सिंपल क्वेश्चन है, ए और एन पे आधारित। अब इसमें मैं क्या समझाऊं, इतना तो आप भी जान रहे होंगे, छोटे बच्चे भी जानते हैं ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है। बताऊंगा तो आप भी कहेंगे लग रहा है कि सर ये नहीं जान रहे हैं कि हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, ऑडिटोरियम लिखा हुआ है, और इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बताता हूं, आपकी इज्जत का ध्यान रखते हुए। ऑडिटोरियम, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के या इंग्लिश के वॉवेल से हो रहा है, और जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होगा उसके पहले ए नहीं लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। हम लोग इस पार्ट में एरर मानेंगे और हो जाएगा इन एन ऑडिटोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए, द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, एन चीप डंपिंग ग्राउंड यहां लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन चीप कॉन्सोनेंट से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो एन गलत माना जाएगा, और इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अ। तो यहां पर बी पार्ट में एरर लेंगे, जहां एन लिखा हुआ है वहां ए कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है भाई 2021, 17/8/2021 का, मॉर्निंग शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे क्या रूल लगाएंगे, सिंपल बेसिक रूल है, मैंने पहले भी बताया है, सुपरलेटिव डिग्री। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की जो है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखें, 4 ऑफ अर्लीस्ट, अर्लीस्ट क्या है, देखिए, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द लगाना चाहिए, यानी हम लोग कहां पर एरर ले लें, सी पार्ट में एरर ले लें, और यहां हो जाएगा 4 ऑफ द अर्लीस्ट। ये चीज सही होगी, ठीक है, कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, माई नेबर इज एन यंग मैन। फिर वही एरर है, ए और आर्टिकल, ए और एन के डिफरेंस पर आधारित, ए वर्सेज एन। यंग मैन है, इसके साथ एन नहीं लेंगे, क्या लगाएंगे, ए। कर लीजिए। बी पार्ट में एरर है, जहां एन है वहां पे अ हो जाएगा। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, टीयर 1 का, 26/7/2021। दिस इज ओनली मिस्टेक। क्या होता है भाई, दिस इज ओनली मिस्टेक, आप खुद सोचिए क्या एरर है। ये होता है ओनली, लिखे हम लोग लिखते हैं द ओनली। अगर यही एकमात्र चीज है जो मुझसे हुई है, लिखा है ना, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। यह केवल एक गलती है जो उसने डिक्टेशन में की। तो डिक्टेशन में केवल एकमात्र गलती की, तो अगर केवल एकमात्र ऐसा सेंस आ रहा है, केवल एकमात्र ऐसा सेंस आ रहा है, तो हम ओनली न लिख करके द ओनली लिखते हैं। केवल एकमात्र, पॉइंट समझिएगा, केवल एक मात्र ऐसा सेंस आ रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, द ओनली। केवल ओनली नहीं लिखेंगे, ओनली का मतलब तो केवल होता है, जैसे लिखा है ओनली राम, तो सेंस आएगा केवल राम। लेकिन यहां पे सेंटेंस पढ़िए, दिस इज ओनली मिस्टेक ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। यही एक, केवल एक गलती है जो उसने डिक्टेशन में की है। तो केवल एक मात्र अगर सेंस आ रहा है तो द ओनली लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, ए। ओनली मिस्टेक की जगह कर लेंगे द ओनली मिस्टेक। तो आप समझ गए होंगे ओनली और द ओनली के बीच का डिफरेंस। ओनली माने केवल और द ओनली माने जब केवल एक ही चीज हो तब हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट, 2 elderly ladies narrated an rather improbable story to the police। एन लिखा हुआ है और रादर है, तो इसके हिसाब से लें तो एन नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है,
और कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो एन की जगह क्या कर लेंगे, अ। सीपीओ 2020 इवनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर बी पार्ट में आप इरर लेंगे और जहाँ एन लिखा हुआ है वहाँ पे अ कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, ए और एन के डिफरेंस पर आधारित, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। राइस ऑफ बेस्ट क्वालिटी, फिर वही क्वेश्चन है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और आप जान रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। यहां पे ए लिखा हुआ है, ये गलत है, तो इस तरीके से सी पार्ट में एरर मानेंगे, जहां ए लिखा हुआ है वहां द हो जाएगा, द बेस्ट क्वालिटी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए एसएससी के, आप जरा अंदाजा लगाइए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन में करा रहा हूं आर्टिकल से रिलेटेड, ताकि आप, और ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले सिलेक्ट करवाए, छटवाए, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे आर्टिकल के सारे क्वेश्चन, और फिर मैंने कहा इसको करा देते हैं 2018 से 2023 तक, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, और आगे जो आपको एग्जाम देने वाले हैं, चाहे एमटीएस हो या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, उस सब में हेल्प करेगा आपको ये। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ आवर, ये देखिए, ये भले अ से है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, इसका उच्चारण करना है, आवर होगा। और उच्चारण देखिए वॉवेल से हो रहा है, ए वाली फीलिंग से हो रहा है उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है, और वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन होने के कारण इसके पहले एन लगाएंगे, एन आवर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सी पार्ट में एरर लेंगे, और जहां आवर है यहां हो जाएगा फॉर एन आवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 14, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। क्या होगा, इनिंग्स कैसा नाउन है, इनिंग्स ये जो नाउन है, इनिंग, ये चाहे सिंगुलर में भी यही वर्ड यूज होता है और प्लूरल में भी यही वर्ड यूज होता है। इनिंग माने पारी, जो मैच में इनिंग्स होती हैं तो इनिंग्स ही यूज होगा, चाहे एक पारी हो चाहे एक से ज्यादा पारी हो। और दूसरा मैं पॉइंट बता दूं कि पारी के सेंस में अगर आप कहीं इनिंग्स लिख देते हैं, ऐसा इनिंग लिखेंगे, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, हर जगह इनिंग्स ही यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। एक तो पहला पॉइंट आपको ये जानना है। अब अगर ऐसा है तो सेकेंड इनिंग है, एक पारी है, तो आर्टिकल ए चलेगा, चलना चाहिए, तो फिर क्या इधर है, सोचे जरा, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स, कैप्टन ने दूसरी पारी में एक सेंचुरी मारी, सेंचुरी एक मारी, ये तो सही है भाई, एक शतक लगाया, ठीक तो है ना, एक शतक लगाया, 2 शतक लगाया, इन अ सेकेंड इनिंग, इसमें क्या इधर आ रही है, सोचे जरा अपने से। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे यहां दूसरी पारी में शतक लगाया, तो यहां फिक्स हो गई ना, जिस पारी में शतक लगा वो एक पर्टिकुलर पारी हो गई। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फोकस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का, ठीक है। मैंने इसको हम ऐसे देख लें, ए या एन, ये जो है यूज होता है टू रिफर एन indefinite person or thing, कोई ऐसी चीज जो कि अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, जैसे लिखा हुआ अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर का मतलब हुआ एनी डॉक्टर, इस तरह से। तो ए और एन किसी ऐसी इंडेफिनिट चीजों को दर्शाने के लिए यूज होता है, किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए यूज होता है जो निश्चित नहीं है। वहीं अगर हम लोग द की बात करें कि द में क्या फर्क आएगा, इस आधार पे अगर देखें, इस आधार पे कंपैरिजन करें, तो इस आधार पे कंपैरिजन करने के लिए टू रिफर अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई एक पर्टिकुलर माने कोई एक विशेष, चाहे व्यक्ति हो या थिंग हो, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या
द पर्सन आर थिंग दैट वी ऑलरेडी, एक बार लिख दूं फिर समझा देता हूं आपको, दैट वी ऑलरेडी रिफर्ड, द पर्सन थिंक दैट वी ऑलरेडी रिफर्ड, माने कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा मैंने, तो थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ए एन और द के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, इनके जो जैसे हम आपने पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं ना कि द डेफिनिट आर्टिकल है और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो ये इनडेफिनिट और डेफिनिट बोलने का सेंस क्या है? इनडेफिनिट बोलने का सेंस है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति या पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर वो फिक्स नहीं है, और उसका मतलब कोई भी एक हो सकता है, यानी एनी हो सकता है। मैंने आपसे कहा आई मेट ए स्टूडेंट, तो आई मेट ए स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं किसी एक स्टूडेंट से मिला। अब अगर वही मैं कहता हूं आई मेट द स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट पर्टिकुलर हो गया, मैं किसी विशेष स्टूडेंट से मिला। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करनी हो तो द लगाते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज के बारे में बताया जाए जिसका या तो पहले से मेंशन किया गया हो, या जो चीज अपने आप में फिक्स हो, या जिसके बारे में बोलने पर बोलने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाला भी समझ रहा है, वो चीज पहले से अंडरस्टूड है कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये हमारा रूम है, यहां पे एक गेट लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यहां बैठा है, मैं उसे कहता हूं, अब मैं उसे क्या कहूंगा, शट अ डोर या शट द डोर? आप सोचिए जरा, या आप कमरे में बैठे हैं, आप अपने आप को कल्पना करिए, सोचिए जरा मेरे साथ, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में दरवाजा है, एक गेट है, और आपका फ्रेंड वहां पे है, आप उससे क्या कहेंगे, शट अ डोर या शट द डोर? शट अ डोर बोलने का मतलब होगा एक दरवाजा बंद कर दो, या होगा कोई भी एक दरवाजा बंद कर दो। लेकिन जबकि कमरे में अगर एक ही दरवाजा है, तो अगर आप बोलेंगे कि शट ये दरवाजा बंद कर दो, तो आपको पता है कि आप किस डोर के बारे में बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड को भी पता है कि आप किस डोर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे शट द डोर, तो वो वही दरवाजा बंद करेगा। या कमरे में बैठे हैं, फैन है आपका, क्या कहेंगे आप, स्विच ऑन ए फैन या स्विच ऑन द फैन? क्योंकि जब आप बोलेंगे कि पंखा चला दो, तो आपको पता है कि आप कौन से पंखे के बारे में बात कर रहे हैं, और आपका मित्र भी जान रहा है कि कौन से पंखे के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे चीज डेफिनिट हो गई है, इसलिए स्विच ऑन अ फैन बोलना गलत हो जाएगा, स्विच ऑन द फैन बोलना ज्यादा सही होगा। मैंने आपसे कहा कि जो लेटर आपने मुझे दिया था वो मैंने पोस्ट कर दिया, तो अब आप यहां उस लेटर के पहले अ लेटर लगाएंगे या द लेटर लगाएंगे? आप खुद सोचिए, आप अ लेटर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लेटर है वो फिक्स है, आपको पता है कि कौन से लेटर के बारे में बात हो रही है, और मुझको भी पता है कौन से लेटर के बारे में बात हो रही है। ये उसी लेटर के बारे में बात हो रही है जो आपने मुझे दिया था। ये कोई कह रहा है स्विच ऑन अ फैन हो जाएगा, देखिए स्विच ऑन अ फैन नहीं होगा भाई। स्विच ऑन ए फैन का मतलब क्या हुआ, एक रूम में कई फैन लगे हुए हैं। सोचिए जरा, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए रूम है, उसमें कई फैन हैं और कई फैन लगे हुए हैं, और आप स्विच, वहां पे आप बोलेंगे स्विच ऑन ए फैन, तो स्विच ऑन ए फैन का मतलब हुआ कोई एक पंखा चला दो। स्विच ऑन ए फैन का मतलब होगा कोई एक पंखा चला दो। लेकिन आप सोचिए, एक हॉल में अगर 10 पंखे लगे हुए हैं, आप किसी पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, समझिएगा बात को, आप किसी पंखे के नीचे हैं लेकिन रूम में 10 पंखे हैं। अब आप किसी से कहते हैं कि पंखा चला दो, तो कौन से पंखे के बारे में आप कह रहे होंगे? जाहिर सी बात है उस फैन के बारे में कह रहे होंगे जो आपके सर के ऊपर है। अब आपने कहा पंखा चला दो, और वो गया किनारे वाला पंखा चला के आया, जबकि बैठे आप इस किनारे पे हैं, तो आप उसको कहेंगे यार मैंने कहा पंखा चलाओ, तुम वो वाला पंखा चला दिए।
बात समझिएगा क्यों? क्योंकि जब आप बोलेंगे कि फैन चला दो तो आपको भी पता है कि किस फैन के बारे में बात हो रही है और उस व्यक्ति को भी पता है कि किस फैन के बारे में बात हो रही है, इसलिए स्विच ऑन अ फैन ना बोल करके स्विच ऑन द फैन बोलते हैं। तो डेफिनिट करने का मतलब यह होता है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन या वो थिंग जिसके बारे में स्पीकर या लिसनर यानी बोलने वाला और सुनने वाला वो समझ रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही, तो वो चीज अपने आप में डेफिनिट हो जाती है और ऐसी चीजों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरी पारी में शतक लगा, ये पारी फिक्स हो गई, डेफिनिट हो गई, इसलिए अ सेकेंड इनिंग लिखना यहां गलत हो जाएगा, यहां पे द सेकेंड इनिंग लिखना सही होगा। इन द सेकेंड इनिंग यहां पे द कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन रट के नहीं होगा। आप इस टाइप के डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन करने के लिए आप जब भी कुछ इंग्लिश में पढ़ें, ए एन और द को देखें तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को चलाएं, सोचें जरा, जो मैंने बताया है एनालिसिस करें, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। ये प्रक्रिया जब आप 4 से 10 दिन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी और फिर आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे रट के नहीं हो पाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री वाला रट के होगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले ए नहीं आएगा द लगा दें, वो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन समझ पर आधारित है और समझ धीरे धीरे बनती है, इस पॉइंट को समझना है। आगे ये दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस। अब देखिए सीधे लिखा हुआ ओनली द लिखा हुआ है, अभी आपको बताया था द ओनली होता है, बी पार्ट में इधर ले लेंगे और जहां ओनली द लिखा हुआ है वहां क्या कर देंगे, द ओनली होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, द ओनली माने केवल एक, लिखा ना, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, मेरे पास यही एकमात्र अच्छी ड्रेस है जो कि है। तो एकमात्र है तो केवल एकमात्र के लिए हम लोग ओनली न लिख के द ओनली लिखते हैं, ये उल्टा करके लिख दिया है, आपको सीधा लिख देना है द ओनली, बी पार्ट में इधर है। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। व्हेन आई मेट अकबर पदम सिंह, वन ऑफ अ पायोनियर ऑफ इंडियन आर्ट। देखिए जरा, आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको कि वन ऑफ के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होगा, और ये रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। वन ऑफ माने होता है कई में से एक, तो कई में से एक तो जाहिर सी बात है आगे नाउन एक से ज्यादा होंगे तभी तो वन ऑफ लिखेंगे, तो यहां नाउन ऑटोमेटिक प्लूरल होता है। अब आप अपने सेंटेंस में आइए, देखिए वन ऑफ अ पायोनियर्स, एक तो आर्टिकल ए लगा रहा है, इसका मतलब एक चीज हो गई, और ये नाउन आपका प्लूरल लिखा हुआ है। देखिए पायोनियर ना लिख करके पायोनियर्स हो गया, प्लूरल में नाउन लिखा हुआ है, तो कौन सही है, ए को सही माने या इसको सही माने? तो कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये ए गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दें और हटा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसको, आर्टिकल द को। तो हम लोग यहां पे सी पार्ट में रन लेंगे और यहां करेंगे वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये इसका सही वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बेसिक से अपने कर सकते थे कि भाई आर्टिकल ए लिखा हुआ जो है यहां पे वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल, दोनों ही बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। ठीक है, क्या होगी इधर यहां पे, द बोथ चिल्ड्रेन, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि आर्टिकल द बोथ के बाद लिखा जाता है, द बोथ नहीं लिखते, गलत होगा। इसी तरह द ऑल नहीं लिखते, गलत होगा। लेकिन हां द होल सही होता है, द इसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, देखिए द बोथ, ये गलत है, ये खाली जगह नाउन के लिए छोड़ रहा हूं, द ऑल गलत है, लेकिन द होल सही है, द होल ये चीज सही है। द बोथ की जगह बोथ द होगा, द ऑल की जगह ऑल द होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बेसिक सीरर है, बी पार्ट में इधर लेंगे, द बोथ ना होके बोथ द हो जाएगा, बोथ द चिल्ड्रेन। हाँ, कहने का मतलब आर्टिकल द का प्रयोग बोथ और आल के पहले किया जाता है, सॉरी, आर्टिकल द का प्रयोग
बोथ और आल के बाद में किया जाता है, लेकिन होल के पहले किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा रूल है, ऐसे आप लर्न भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डिनल मैनर। देखिए सच ए प्लस नाउन, ये तो यूज होता ही होता है, तो ये तो सच अ नाउन, ये तो कंस्ट्रक्शन ही है, ये लिखा हुआ है सच ए कॉर्डिनल मैनर, लेकिन ये जो पहले अ लगा दिया गया ये गलत है, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। सी बिहेव्स इन, इन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये आपका एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल एक यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो बी पार्ट में एरर लेंगे, सॉरी सी पार्ट में एरर लेंगे। सी बिहेव्स इन ए, ये जो ए लिखा हुआ है ये गलत है, यानी ये वाला सच के पहले वाला ए गलत है, सच के बाद वाला सही है। सच अ नाउन लिखते हैं, सिंगुलर नाउन, ये ठीक लिखा हुआ है। और मैंने ये चीज आपको कल की क्लास में भी बताई थी, एडवर्ब चैप्टर में भी बताया था कि सच दैट, इसके बीच में नाउन आता है, समझिएगा बात को मेरी, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा। सच दैट के बीच में नाउन आता है। अब आपको पता है ये बात, क्या पता है कि नाउन की विशेषता हम लोग एडजेक्टिव से बताते हैं, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी आ सकता है और आर्टिकल भी आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो सच प्लस नाउन दैट हो गया, उसके बाद सच प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट, ऐसे भी, तो ये भी सही है पैटर्न, ये भी पैटर्न सही है। सच दैट के बीच में नाउन आता है, सही है। अब नाउन तो आया है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, ये आ गया तो कोई बात नहीं, आर्टिकल भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, ये भी पैटर्न सही है। लेकिन अगर मान लीजिए नाउन ना आए और केवल एडजेक्टिव लिख करके हम सच दैट के बीच में लिख दें, देखिए नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव हो गया, तो गलत माना जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान देना है, सच दैट के बीच में केवल अकेले एडजेक्टिव नहीं आ सकता। नाउन लिखा है तो नाउन के साथ में आ सकता है, कोई बुराई नहीं है, नाउन के साथ में एडजेक्टिव लिखेंगे, वहां कोई बुराई नहीं है। लेकिन नाउन के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो नाउन के साथ आना चाहिए, केवल अगर अकेले एडजेक्टिव लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। तो कर लेंगे आप, सी पार्ट में एरर है, ए हटा देंगे, सही हो जाएगा। चलिए, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट मीटिंग, देखिए क्या एरर है। अब इसमें क्या एरर मैं बताऊं, आप खुद सोचिए, खुद विचार करिए कि ये, खैर एरर इसमें कई तरीके की है, लेकिन आर्टिकल से अलावा भी एक एरर है, ये इतना पोर्शन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप सब लोग जान रहे हैं सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी ना, इतना तो आपको ही पता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज होगा, फिर होल्डिंग होगा, और यहां आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग अ इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर एक महत्वपूर्ण मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन द होल्डिंग एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग। ये पोर्शन इतना करेक्शन कर लेंगे, सही हो जाएगा। तो हम लोग डी पार्ट में एरर मानेंगे, और इसका करेक्शन ये है, इज होल्डिंग एन। आगे चलते हैं। डच एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगेन एट 10 o'clock, आप जानते हैं आर्टिकल द, सॉरी नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ छोड़िए, इतना लंबा लिखने से क्या फायदा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। कोई लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के पहले ए, एन या द कि कोई भी आर्टिकल है उसका यूज नहीं होगा। अगर हम लैंग्वेज के सेंस में लिख रहे हैं, लैंग्वेज के सेंस में, लैंग्वेज के सेंस में किसी लैंग्वेज के नाम के पहले ए, एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम द लगाते हैं, द प्लस लैंग्वेज का नाम, तो इसका मतलब होता है उस भाषा को बोलने वाले लोग,
पीपुल स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मैंने लिख दिया द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा से नहीं होगा, द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो ये दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहला पॉइंट हो गया कि भाषा के सेंस में, लैंग्वेज के सेंस में किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है आपको, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि जब हम लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगा देते हैं, ए नहीं लगता, द लगता है, तो उसका मतलब उस भाषा से नहीं बल्कि भाषा को बोलने वाले लोगों से निकलता है। तो यहां इस सेंटेंस में पढ़िए जरा, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगेन एट 10 o'clock, क्या इंग्लिश की परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी? तो यहां पर इंग्लिश भाषा की बात हो रही है और उसके पहले आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में इस आर्टिकल एन को हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। डी पार्ट में इरर लेंगे। मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, ताइवान के अधिकांश वोटर सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट साई इंग वेन। बताइए, मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, यहां पे अगर आप देखें मोस्ट ऑफ के साथ अगर आप प्लूरल नाउन लिख रहे हैं और वो प्लूरल नाउन फिक्स्ड है या डेफिनिट है, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, तो ऐसे में हम उसके पहले मोस्ट ऑफ प्लूरल नाउन न लिख करके, ये गलत माना जाता है, हम इसकी जगह मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स हो गया, डेफिनिट हो गया। यहां पर कौन से वोटरों की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है वोटर्स इन ताइवान, ताइवान के वोटरों की बात हो रही है। तो ताइवान के वोटर डेफिनिट हो गए, निश्चित हो गए। और कोई चीज अगर डेफिनिट या फिक्स है, या एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में? ताइवान के वोटरों के बारे में। तो इसलिए हम लोग इधर लेंगे डी पार्ट में और यहां पे कर लेंगे मोस्ट ऑफ द वोटर्स, इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन वेरी केयरफुली, अभी आपको बताया था मैंने, जब होल फुल या कंप्लीट के सेंस में हो, पूरी चीज के सेंस में हो, तो हम वहां पर अन लगा करके कह रहा है मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक उस पूरे सीन को देखा। पॉइंट समझिएगा, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक उस पूरे सीन को देखा। तो यहां किसी एक सीन के बारे में वो बात नहीं कर रहा, वो उस पूरे सीन के बारे में बात कर रहा है जो उसने बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। तो यहां आर्टिकल अ की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। और अगर आर्टिकल लगाना ही है तो चूंकि चीजें डेफिनिट हैं, उस पूरे सीन को उसने पार्टिकुलरली देखा है, तो हम आर्टिकल ए या एन की जगह किसका प्रयोग करेंगे? द का। तो यहां पे जहां अ है यहां द हो जाएगा। आई वॉज वॉचिंग द होल सीन वेरी केयरफुली, मैं पूरे सीन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। यहां एक सीन का कोई सेंस नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए, खुद एनालिसिस करिए कि क्या एक सीन का सेंस है? नहीं है। वो कह रहा मैं पूरे सीन को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। तो यह पुट ओवरऑल फुल ऑफ कंप्लीट के सेंस में चीजें लिखी हुई हैं और इसलिए आर्टिकल ए यानी एक का या कोई एक का कोई भी सेंस यहां पे नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट आइए, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। इस चीज को मैं थोड़ा आपको बता दूं एक बार। देखिए, नॉर्मली अगर आर्टिकल भी आया है, एडजेक्टिव भी आया है और नाउन भी आया है, अगर ये तीनों लोग आए हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, आर्टिकल लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। जैसे अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन अगर तीनों आ रहे हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन
अगर हमें सो दैट T-O-O-2 और 2, सो दैट या T-O-O-2 और 2 के बीच में इसी चीज को लिखना है तो हम आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये फॉर्मेट अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट हर जगह सही है, लेकिन सो दैट या T-O-O-2 और 2 के बीच में ये फॉर्मेट गलत है। तो सही क्या होता है? यहां पे सही फॉर्मेट होता है एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर यहां लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे डिफिकल्ट अ क्वेश्चन, ये सही होगा। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन में पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। लेकिन सो दैट या T-O-O-2 और 2 के बीच में अगर हमें लिखना होता है इसको, तो हम पहले एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन ऐसा नहीं लिखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। यह अपराध इतना ज्यादा गंभीर है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा लिख के बताता हूं आपको। टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन, ये देखिए। तो यहां पे T-O-O-2 और 2 का यूज हुआ है, बड़ा 2 और छोटा 2 दोनों आए हुए हैं। इसके बीच में ये ग्रेव एडजेक्टिव है और सिन सिंगुलर नाउन है। और रूल कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन लिखना है यहां पे, तो आपको आर्टिकल के साथ लिखना होगा, आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह गलत लिखा हुआ है। अब बात आती है कि आर्टिकल लगेगा कहां। तो अगर T-O-O-2 और 2 ना होता तो हम लोग लिखते अ ग्रेव सिन, क्योंकि सिन सिंगुलर नाउन है तो हम लोग अ ग्रेव सिन लिख देते। लेकिन चूंकि T-O-O-2 और 2 के बीच में लिखना है तो इसका करेक्शन बनेगा टू ग्रेव अ सिन टू बी। बाकी आगे जो कहानी है वो आप लिख लीजिएगा। तो इसलिए यहां पे एरर मानेंगे, ये बनेगा टू ग्रेव अ सिन। समझ पाए आप इस बात को? क्या कॉन्सेप्ट था? नॉर्मली आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन ये स्ट्रक्चर लिखा जाता है। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, फिर उसके पहले आर्टिकल आता है। लेकिन सो दैट और T-O-O-2 में ऐसा लिखना गलत माना जाता है। यहां पे हम एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल और फिर नाउन लिखते हैं, इसी पैटर्न पे लिखते हैं। यहां पर 2 है, उसके बाद ये देखिए 2 है, फिर ये एडजेक्टिव है, फिर ये नाउन है और फिर 2 है। ये सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, आर्टिकल छोड़ दिया गया है, ये गलत है पैटर्न। अब आर्टिकल लगाना है तो कैसे लिखें? इस पैटर्न पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि T-O-O-2 और 2 के बीच में ये पैटर्न होगा। पहले आप एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर आर्टिकल ए लिखेंगे, फिर सिन लिखेंगे सिंगुलर नाउन को, फिर आगे की जो चीजें हैं वो आएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। CGL 2021 का क्वेश्चन है, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। म्यूजियम से चुरा लिया गया। क्या चुरा लिया गया? एक एंटीक डायमंड नेकलेस। सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन अगर लिखा जा रहा है तो उसके पहले AN लगाइए। देखिए, जब हम AN लगाते हैं किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले AN लगाने का 2 मतलब होता है। एक तो इंडेफिनिट वाले अर्थ में, इंडेफिनिट सेंस का मतलब एनी, कोई एक, और दूसरा इसका मतलब संख्या में एक, नंबर में एक। जैसे अ डॉक्टर, ठीक है। तो अ डॉक्टर है तो आप यूज के आधार पे 2 तरीके से इसको समझेंगे। अ डॉक्टर का एक तो सेंस होगा एनी डॉक्टर और एक सेंस होगा 1 डॉक्टर से।
ठीक है, ये दो अलग अलग सेंस होते हैं जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये वो सेंटेंस में यूज पे डिपेंड करेगा कि आपने जो यूज किया है उस आधार पे उसका क्या सेंस निकल रहा है। तो यहां कह रहा है कि एक एंटीक डायमंड नेकलेस था जो कि चुरा लिया गया। तो यहां पे संख्या में एक का भाव है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, तो हम लोग यहां पे आर्टिकल लगाएंगे, सी पार्ट में एरर मानेंगे, एन लिख देंगे, एन एंटीक डायमंड नेकलेस, यहां पर एन जोड़ देंगे। एक एंटीक डायमंड नेकलेस म्यूजियम से चुरा लिया गया। आगे आइए, द साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स देखिए, यूनिवर्स इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ये कहीं कहीं कॉन्सोनेंट से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से है तो आर्टिकल एन गलत है, यहां पर क्या होगा? ए। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इधर लेंगे सी पार्ट में, और सी पार्ट में जहां एन यूनिवर्स है वहां पे अ यूनिवर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर ए फर्स्ट रेन। आपको मैंने बताया है, ये क्वेश्चन अभी CHSL में भी आया था। आप फर्स्ट गलत हो जाएगा, और इनके साथ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? द फर्स्ट। आगे रेन भी लिखा हुआ है तो द फर्स्ट रेन हो जाएगा। डी पार्ट में लेंगे, यहां आफ्टर ए फर्स्ट रेन की जगह आफ्टर द फर्स्ट रेन। ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, सुबह न्यूज़पेपर की क्लास में भी बताया था मैंने इसको। फर्स्ट है, लास्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इनके पहले आर्टिकल अन लगा करके आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो आप आर्टिकल द लगा देंगे। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एन इंटरेस्टिंग सही लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है, उस हिसाब से एन सही है। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, इन्वायरमेंट का मतलब जब वातावरण है, इन्वायरमेंट दो सेंस में यूज होता है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे आप कहीं पर काम, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी जगह रहते हैं, तो आप कहेंगे यहां मैं इसलिए रहता हूं क्योंकि यहां का इन्वायरमेंट अच्छा है। इन्वायरमेंट का मतलब माहौल, वहां पढ़ाई का माहौल है, आसपास जो बच्चे रहते हैं वो सभी पढ़ने को फोकस करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट आप ए एन लगा सकते हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट का मतलब हमारा उस पर्यावरण से है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, तो उस सेंस में हम लोग द इन्वायरमेंट ही लिखते हैं। ठीक है, पर्यावरण के सेंस में। पर्यावरण का मतलब जैसे ये आप हो गए, और अब इसे फिगर्स तो गलत हो जाएगा। पर्यावरण नॉर्मली पर्यावरण जिस सेंस में जानते हैं आप, उस सेंस में आप द इन्वायरमेंट लिखते हैं। और माहौल के सेंस में अगर हम इन्वायरमेंट को लिख रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा, और इस सेंस में हम अ इन्वायरमेंट या अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सही है, ये गलत नहीं है। तो माहौल के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पर्यावरण है उस सेंस में द इन्वायरमेंट होगा। इस सेंस में अगर आप अ इन्वायरमेंट लिखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, इस सेंस में। तो यहां पर हम लोग एरर लेंगे किसमें? ए पार्ट में, क्योंकि यहां नॉर्मली पर्यावरण की बात हो रही है, द इन्वायरमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। रोनाल्डो इज ए फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। नॉर्मली बिफोर द नेम ऑफ गेम आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। तो द फुटबॉल की जगह केवल फुटबॉल हो जाएगा, और फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो डिनाइंग दैट, इसमें कोई भी अस्वीकृति नहीं है, अवर कंट्री इज एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प। एन मेजर गलत हो गया, एन मेजर,
क्योंकि मेजर प्रोनाउंसिएशन इसका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो यहाँ एन की जगह आ हो जाएगा, सही मान लेंगे। सी पार्ट में एरर है, जहाँ एन है वहाँ ए कर लेंगे। द टेलीग्राम ग्रोथ स्टोरी इज अ इम्पॉर्टेंट, देखिए अ इम्पॉर्टेंट का प्रोनाउंसिएशन वावेल से हो रहा है, इसलिए ए गलत है, यहाँ पे एन कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ए और एन पर आधारित। आई हैड हार्ड टाइम, सही है। अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम टाइम के पहले कोई एडजेक्टिव लगाते हैं और एडजेक्टिव लगा करके उसको पार्टिकुलराइज करते हैं, तो इस कंडीशन में उसके पहले हम आर्टिकल, उसको हम काउंटेबल मान के आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सही लिखा हुआ है। आई हैड हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज नोट, मेरे पास केवल 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का नोट है, आई हैड ओनली 100 रुपी नोट हो जाएगा। यहां पर इधर लेंगे, यहां हो जाएगा ओनली 100 रुपी नोट, मेरे पास केवल एक 100 रुपए का नोट है। इस तरीके से टू राइट अ पोयम, एक पोयम लिखने के लिए, ठीक है, कोई एक पोयम लिखना है, कोई पोयम लिखना है तो मुझे एक पेन की जरूरत होगी, एक डायरी की जरूरत होगी और एक शांत जगह की आवश्यकता होगी, यानी सी पार्ट, द क्वाइट प्लेस की जगह अ क्वाइट प्लेस हो जाएगा, अ क्वाइट प्लेस। सी पार्ट में एरर है, जहां द है वहां अ हो जाएगा। जैसे अ पेन है, अ डायरी है, उसी तरीके से अ क्वाइट प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आप जानते हैं जो भी ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट है या जो चीज अपने आप में यूनिक है, जैसे सन है, स्टार्स हैं, मून है, इन सब के पहले हम लोग अर्थ है, इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो सी पार्ट में एरर है, अ अर्थ की जगह द अर्थ हो जाएगा।